मुल्क बने हुए सिर्फ 9 साल हुए हैं और सबसे बड़ी अदालत ये बात मान रही है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क नहीं है। जी हाँ, वतन अजीज़ में ये भी हो चुका है। पाकिस्तान दास्तान है दो नजरियात की। एक नजरिया जिसने मुल्क बनाया यानी दो कौमी नजरिया, और दूसरा नजरिया जिसने इसकी बुनियादें खोखली कर दी। ये दूसरा नजरिया कौन सा था, इसका ख्वाब किसने देखा था, इसका जिक्र होगा आज इस वीडियो में। मेरा नाम मुदस्सिर नज़ीर है। आज मैं आपको पाकिस्तान की अदलिया के कुछ ऐसे फैसलों की कहानी सुनाऊंगा जिन्होंने जमहूरियत का गला घोंटा और आमरीत के लिए रास्ता बनाया। ये कहानी शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप रफ्तार को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तारीख है 11 नवंबर 1954। एक शख्स बुर्का पहनकर रक्शे में बैठता है और सिंध चीफ कोर्ट में दाखिल हो जाता है, जिसे आज सिंध हाई कोर्ट कहते हैं। यह शख्स कोई चोर डाकू नहीं था, इसे तो बस इंसाफ चाहिए था। वो समझ रहा था इसे अदालत में पेश ही नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इसकी नकलो हरकत की कड़ी निगरानी हो रही थी। ये कोई आम आदमी नहीं था। इस बंदे का नाम था मौलवी तमीजुद्दीन, जो पाकिस्तान की आइन साज असेंबली के स्पीकर थे। अनफॉर्चुनेट दौर जो था हमारा जुडिशरी का, जो हमारे लिए आपने उसको ब्लैक का नाम रखा है, कि वो शुरू होता है मौलवी तमीजुद्दीन केस से। तो मौलवी तमीजुद्दीन केस क्या था कि उस वक्त गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, और उनको जब पता चला कि जो असेंबली है उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर रही है, उनको किसी ने मशवरा दिया कि आप असेंबली तोड़ दें। उन्होंने असेंबली तोड़ दी कि भाई ना होगी असेंबली तो ना वोट होगा। अच्छा, अब वो हालांकि उस वक्त कानून भी यही था जो अब भी है, कि जब एक दफ़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस आ जाता है तो उसके बाद असेंबली नहीं टूटती। बहरहाल उन्होंने तोड़ दी। अब मौलवी तमीजुद्दीन साहब थे शायद उस वक्त स्पीकर, उन्होंने वो पिटीशन दाखिल की सिंध हाई कोर्ट में। तो उस वक्त भी हालात ऐसे थे जो आजकल हैं। तो वो पिटीशन दाखिल करने वाले को, पिटिशनर को आना हाई कोर्ट में नामुमकिन था। तो वो बुर्का पहन के, मौलवी तमीजुद्दीन साहब बुर्का पहन के हाई कोर्ट में आए, और वहाँ उन्होंने जो प्रेजेंटेशन ब्रांच होती है, जो भी सुपरिटेंडेंट या रजिस्ट्रार था, उसके पास वो पिटीशन प्रेजेंट की, और फिर वो पिटीशन प्रोसेस होके लग भी गई कोर्ट में। और कोर्ट में लगी तो ज़माने में माशाल्लाह बड़ा करज था सिंध हाई कोर्ट में। उन्होंने वो पिटीशन अलाउ कर दी और वो ऑर्डर कल अदम करार दे दिया। चीफ कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन मुकदमे की समाअत की और फिर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के हुक्म को न सिर्फ कलअदम करार दिया, बल्कि आइन साज असेंबली को भी बहाल कर दिया। मगर रास्ता निकालने वाले तो कहीं से भी रास्ता निकाल लेते हैं। फिर क्या था, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद फैसले के खिलाफ फेडरल कोर्ट में चले जाते हैं। मौलवी तमीजुद्दीन का मुकदमा उनके वकील DM पर्ट के हाथों में था, और गुलाम मोहम्मद की वकालत सर आइवर जेनिंग्स कर रहे थे। और आपको हैरत होगी, गवर्नर जनरल ने वकील को जो फीस दी थी वो उस वक्त के चीफ जस्टिस की तनख्वाह से भी 7 गुना ज्यादा थी। दूसरी तरफ बेचारे मौलवी तमीजुद्दीन के पास वकील को देने के लिए बड़ी रकम नहीं थी। इस तरह उनकी वकालत की आई चुंदरीगर ने। अब हुकूमत ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। चूँकि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था तो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो वहाँ पे जस्टिस मुनीर साहब थे, उन्होंने वकला के दलाइल वगैरह सुनने के बाद उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, और गवर्नर गुलाम मोहम्मद का ऑर्डर बरकरार हो गया, और असेंबली टूट गई। और वहाँ से फिर हालात जो है ख़राब होने शुरू हो गए, और वहाँ से जस्टिस मुनीर साहब के ऊपर जो भी क्रिटिसिज्म अखबारों में भी हुआ, अवाम में भी हुआ, वकला ने भी किया, बहरहाल वो आज तक चल रहा है। और उसे वो जस्टिस मुनीर की जजमेंट, हालांकि वो मेरे लिहाज से, हम तो स्टूडेंट थे, काफ़ी काबिल आदमी थे, हमें एविडेंस एक्ट की एक कमेंट्री पढ़ाते थे, वो जस्टिस मुनीर की लिखी हुई किताब थी। लेकिन इसके बावजूद जब उनका ये जजमेंट आया तो उनकी वो सारी जो भी कारकर्दगी और तालीमी काबिलियत थी वो ज़ीरो हो गई। अब जरा पिक्चर को थोड़ा क्लियर करते हैं। ये जो कहानी है, इनके 3 किरदार थे। ये ऐसी मालूमात है जो आपको और मुझे भी मुतालिया पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई गई। तो मौलवी तमीजुद्दीन को खुड्डे लाइन लगाने वाले 3 किरदार थे: गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, जस्टिस मोहम्मद मुनीर
और जनरल अयूब खान। जब पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस मियां अब्दुल रशीद रिटायर हुए तो सीनियरिटी के एतबार से बंगाली जज जस्टिस ASM इकराम की तकर्री की तैयारी होती है, मगर इस तकर्री पर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद और जनरल अयूब बिल्कुल खुश नहीं। ये वो जमाना था जब जनरल अयूब और जूनियर जज जस्टिस मुनीर का बड़ा याराना था। दोनों की मुलाकातें भी खूब थीं, बल्कि ये मिलकर शिकार पर भी जाते थे और फिर जजेस को मैनेज किया जाता है। इस तरह बंगाली जज ASM इकराम का रास्ता रोककर जूनियर जज जस्टिस मुनीर को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। यूं गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, जनरल अयूब और जस्टिस मुनीर की ट्राइका गोया अपनी कंपनी बना लेती है और यहीं से पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मंजरनामा तय पाता है और मुल्क के वसीतर मुफाद में नजरिया जरूरत की बुनियाद रखी जाती है। वही नजरिया जिसने मुल्क की बुनियादें खोखली कर दी। मुल्क के क़याम के सिर्फ 9 साल बाद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के जज जस्टिस मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क नहीं, बरतानवी क्राउन के नुमाइंदे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ही सब कुछ हैं। उनके सामने पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। ये असेंबली सालों की मुशक्कत के बाद कोई कानून बना भी दे तो बादशाह के नुमाइंदे को यह हक हासिल है कि वो इसे उठाकर किसी भी रद्दी की टोकरी में फेंक दे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और कानून दान हामिद खान अपनी किताब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि जस्टिस मुनीर काबिलियत और इल्मी एतबार से बहुत आगे थे, लेकिन काश उनके इरादे भी नेक होते। वो ये भी कहते हैं कि मौलवी तमीजुद्दीन केस तो असेंबली की तहलील के खिलाफ इंसाफ हासिल करने का सीधा साधा मुकदमा था। गुलाम मोहम्मद का कदम बिल्कुल गैर कानूनी था, जिसके बाद जस्टिस मुनीर ने जो फैसला सुनाया उसके नताइज बड़े संगीन हुए। असेंबली भी टूटी और मुल्क के 40 कवानीन भी कलअदम हो गए। इसकी वजह से कार्य रियासत बुरी तरह से मुतासिर हुए और मुल्क बड़े बहरान में चला गया। फिर सूरत हाल को संभालने के लिए एक हंगामी ऑर्डिनेंस जारी होता है और गवर्नर जनरल गैर मामूली इख्तियारात लेकर मुल्क का मजीद बेड़ागर्क कर देते हैं। हामिद खान कहते हैं कि उस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इस सारी कार्रवाई में फौज की तायद शामिल थी, क्योंकि चीफ जस्टिस मुनीर के फैसले के बाद गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की जानिब से जो काबीना बनाई गई उसमें कमांडर इन चीफ अयूब खान को वजीर दिफा का ओहदा दिया गया। नजरिया जरूरत की बुनियाद तो खैर मौलवी तमीजुद्दीन केस में ही रखी जा चुकी थी, मगर कानून के कुछ माहिरीन कहते हैं कि 1958 में जस्टिस मुनीर ने एक और फैसला किया जिसने पाकिस्तान में जमहूरी सियासी अमल की राह में पहाड़ जैसी रुकावट डाल दी। 200 केस में तो ये नजरिया जरूरत खुलकर सामने आ गया। लेकिन ये 200 केस क्या था? ये वो केस था जिसने सिकंदर मिर्जा के मार्शल लॉ को न सिर्फ इनडायरेक्ट चैलेंज दिया बल्कि बुरी तरह से एक्सपोज भी कर दिया। ये पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ था जो 7 अक्टूबर 1958 को लगा। आए 200 केस को समझते हैं। ये 200 केस वैसे तो लॉ के स्टूडेंट्स को लाजमी पढ़ाया जाता है, चलें आप भी इस केस को समझ लें। पाकिस्तान का सबसे पहला आइन 1956 में बना। इसके बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशनल केस भी यही 200 केस था। और ये 200 किसी अंग्रेज का नाम नहीं, ये तो बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लोरालाई का एक आम आदमी था जिसके हाथों 1958 में एक शख्स का कत्ल हो जाता है। लोग इसे पकड़कर जिरगे में ले जाते हैं, जो 1901 में दिए गए गोरे के कानून यानी फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन के मुताबिक इसे मौत की सजा देता है। 1956 के आइन से पहले ये कबायली इलाकों पर यही कानून लागू होता था। आइन क्योंकि नया नया बना था, मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई थी, इसलिए कबायली इलाकों में यही कानून चल रहा था। FCR कानून था बड़ा सख्त, इसमें मुतासरा आदमी की बात ज्यादा सुनी जाती थी, दूसरे फरीक की नहीं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। जब 200 के रिश्तेदारों को पता चला कि मुल्क में तो आइन बन चुका है तो उन्होंने इसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यूं ये केस आ गया लाहौर हाई कोर्ट में। इस तरह आर्टिकल 5 और 7 के मुताबिक 200 की सजा खत्म हो जाती है। रुकें, पिक्चर अभी बाकी है। इस फैसले के बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। एक नया सवाल जन्म लेता है कि 56 के आइन के मुताबिक जिरगों ने जो भी फैसले सुनाए वो सब गैर कानूनी और गलत हो गए। अब सूरत हाल बड़ी नाजुक हो चुकी थी। बात यही नहीं रुकती। फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से अपील करती है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट 200 केस की हियरिंग के लिए 13 अक्टूबर 1958 को फेडरल गवर्नमेंट और लाहौर हाई कोर्ट को तलब करती है।
मगर 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा मुल्क में मार्शल लॉ लगा देते हैं। इस ऐलान के साथ ही 1956 का आइन खत्म हो गया। अब मुल्क एक अबूरी निजाम पर चलाया जाता है। इस सिचुएशन ने सुप्रीम कोर्ट को बुरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 200 केस का फैसला 1956 के आइन के मुताबिक सुनाया था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के हक में फैसला करती है तो 1956 का मरा हुआ आइन जिंदा हो जाता है और मार्शल लॉ ऑटोमेटिक गलत साबित हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट बंद गली में है। 200 केस इसके गले की हड्डी बन जाता है। मगर हल निकालने वाले तो हल निकाल ही लेते हैं। यहाँ एक बार फिर जस्टिस मुनीर आ जाते हैं और नजरिया जरूरत का सहारा लेते हुए कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। अगर 200 केस 7 अक्टूबर से पहले आ जाता तो शायद जस्टिस मुनीर इतनी बुरी तरह से एक्सपोज ना होते। खैर, जस्टिस मुनीर ने इस मार्शल लॉ को एक इनकलाब का दर्जा देते हुए लीगलाइज कर दिया। यूं समझ लीजिए मुल्क में पहले मार्शल लॉ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोहर सख्त हो गई। देखिए, नजरिया ज़रूरत का कभी भी फ़ायदा किया तो नहीं हो सकता। आप देखें ना, शुरू हुआ 200 केस से, तो वहाँ से सारी बेसिस आपने मार्शल लॉ की रिकग्निशन की और मार्शल लॉ की अथॉरिटी को चैलेंज करने की वहाँ से जो है वो शुरू हुई है ना। तो ये कभी भी पाकिस्तान के अंदर जो आप ये देखें कि अनस्टेबिलिटी और जुडिशल क्राइसिस टाइम एंड अगेन मुख्तलिफ दौर में जो हुए, वो उस केस से हुए जो मुनीर साहब का था, नजरिया ज़रूरत का। अब तक की स्टोरी में जिन 3 किरदारों का नाम बार बार आया है, उन्होंने न सिर्फ मगरबी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया बल्कि मशरिकी पाकिस्तान के अलग होने की बुनियादें भी रखी। जजेस, जर्नल्स और पॉलिटिशियंस का ट्राइका कैसे बनता है, ये सबक भी इन्हीं 3 किरदारों ने पढ़ाया। जस्टिस मुनीर ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि भाई अयूब खान ने मुझे ये कहा था कि साहब अगर आप ईस्ट पाकिस्तान के लीडर से जाके मिलें और किस तरह से रास्ता निकालें कि हम ईस्ट पाकिस्तान से किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं। हम जब ये कहते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान की इलादगी का जो मसला है वो खुद वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और फ्यूडल क्लास जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को अलग करना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए अपने को खतरा महसूस करते थे। याह्या खान का जो मार्शल लॉ है, उस मार्शल लॉ का जो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर है, उस लीगल फ्रेमवर्क आर्डर को अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो उसकी एक शिक ऐसी है कि जो खुद मशरकी पाकिस्तान को अलग करने की तरफ ले जाती है। मसलन वो ये कहते हैं कि 1 यूनिट तोड़ दो और फेडरल स्टेट कायम करो और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो। तो याह्या खान के मार्शल लॉ ने पहला काम आने से ये किया कि 1 यूनिट तोड़ दिया और कहा कि साहब 1 मैन 1 वोट की बेसिस के ऊपर इलेक्शंस होंगे। तो आपके शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट्स दिए और उन्होंने 6 पॉइंट्स की बुनियाद पर इलेक्शन कंटेस्ट किया, और अगर 6 पॉइंट्स की बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन जीत लिया तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो 6 पॉइंट की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाई। और उस लीगल फ्रेमवर्क आर्डर में याह्या खान साहब ने एक प्रोविजन रखी कि अगर आइन साज असेंबली ने आइन पास कर दिया लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, यानी उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, तो आइन साज असेंबली तोड़ देंगे। तो फिर नतीजा तो ईस्ट पाकिस्तान की इलादगी का ही है। तो मगरबी पाकिस्तान का जागीरदार तबका और मगरबी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ईस्ट पाकिस्तान से जान छुड़ाना चाहती थी। ये बात मुनीर ने अपनी किताब में अयूब खान के वक्त में भी लिखी है कि अयूब खान चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान किस तरह से अलग हो। और उस वक्त वो कहते हैं कि जब मैंने ईस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप से बात की तो उन्होंने ये कहा कि मेजॉरिटी में हम हैं या आप हैं। हम मेजॉरिटी में हैं, हम पाकिस्तान हैं, आप पाकिस्तान से अलग मेजॉरिटी होना चाहती है तो हो जाए। तो 1956 के आइन को जिस तरह से बेआइन किया गया, उसके बाद तो मुंह को ऐसा खून लगा कि आमिर चाहता तो दिन को रात कहता और स्याह को सफेद। मादरे मिल्लत फातिमा जनाबी सियासी जिंदगी में वापस आई तो उनका मकसद सिर्फ ये था कि वो 1956 का आइन बहाल करवाएंगी और वापस चली जाएंगी। मगर ऐसा ना हुआ क्योंकि अयूब खान ऐसा चाहते ही नहीं थे। इसीलिए उन्होंने आइन में अपनी मनमर्जी की तरमीम करवाना चाहिए। मकसद था कि नया सदर आने तक इख्तिदार खुद अयूब खान के हाथ में रहे। मगर कौमी असम्बली की मेजॉरिटी इन तरमीम के हक में नहीं थी। फिर क्या था? धौंस, धांधली और लालच के जरिए हस्बे इख्तलाफ के 8 अरकान को साथ मिलाया गया। ये सब होने से पहले अयूब खान ने सियासी जमातों से मुतल्लिक एक्ट में खुद ये शर्त रखवाई थी कि अगर कौमी या सूबाई असम्बली का कोई रुकन अपनी जमात से अलग होगा तो उसे असम्बली की नशिस्त भी छोड़ना पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इन 8 भगोड़ों में से एक को तो लाहौर हाई कोर्ट का जज भी बना दिया गया। बस क्या कहें, अयूब खान है तो मुमकिन है। 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त हम कहते थे कि वो ये फैसलाबाद का घंटा घर है अयूब खान, यानी तमाम रास्ते जो है वो प्रेसिडेंसी में जाते हैं, तमाम पावर्स जो है वो
प्रेसिडेंसी में है। मिनिस्टर्स वो बनाते थे, जजेस वो बनाते थे। एक अजीब वाक़या है, मैं आपको बताऊँ। एक ऐसा हुआ कि उनका एक अयूब खान का बैटमैन था, हवालदार था, और वो उनके पास गया, उनका बेटा वकील हो गया। तो उनके बेटा वकील हो गया तो वो प्रेसिडेंट साहब के पास गए, उनके काफ़ी अच्छे उनकी खिदमतगार था वो, कि जी मेरे बेटे को जज बना दो। तो उन्होंने लॉ सेक्रेटरी को कहा कि इसको जज बना दो। वो उन्होंने हाई कोर्ट का जज बना दिया। नोटिफाई हो गया। जब वो बेटे को पता चला, उन्होंने बोला मैंने तो भाई सिविल जज वगैरह के लिए कहा था, हाई कोर्ट का जज का तो मैं नहीं काम कर सकता हूँ। तो वो फिर प्रेसिडेंट के पास गया कि जी मैंने तो हाई कोर्ट के जज के लिए नहीं कहा था। उसने कहा प्रेसिडेंट तो हाई कोर्ट के जज बनाता है ना, प्रेसिडेंट सिविल जज तो नहीं बनाता है। तो लॉ सेक्रेटरी को बुलाया, उन्होंने बोला भाई इसको समझाओ, और उन्होंने बिठा के उसको कहा कि भाई लिखो आई एग्री। तो उसने कहा आई एग्री। तो उसने कहा भाई यू आर फिट टू बी ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट की इस हद तक पावर्स थी, यानी गो के कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और फिर प्रोविंस के अंदर प्रोविंशियल चीफ जस्टिस से और गवर्नर से, लेकिन ऑल पावर्स वर विद अयूब खान। तो अयूब खान जो चाहे वो करते थे। पाकिस्तान की तारीख बहुत तल्ख है, मगर इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि ये तारीखी वाक़यात ही हमारी कोताहियों और गलतियों को एक्सपोज करते हैं। यहाँ अदलिया की कहानी को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और बात करते हैं सिविल डिक्टेटर की। क्या आप जानते हैं इस मुल्क में गैर फौजी कायदीन ने भी फौजी ओहदों का हल्फ उठाया और मार्शल लॉ की टोपी पहन ली। जी हाँ, जब 16 दिसंबर 1971 में ढाका में अफवाज पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए, तो कुछ दिन बाद 20 दिसंबर को जुल्फकार अली भुट्टो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। क्या ये दुरुस्त था? क्या जमहूरियत का नारा लगाने वाले यूं मार्शल लॉ के इख्तियारात का हल्फ उठाते हैं? क्या इस तरह से सियासतदान खुद मार्शल लॉ को जायज और मोहतरम नहीं बनाते? जी हाँ, यही वो ट्राइका है जिसका जिक्र मैं पहले 2 बार कर चुका हूं। आगे आप खुद समझदार हैं। वैसे तारीख बताती है कि ये सब ऐसे ही मुमकिन नहीं हुआ था। तब जनाब जुल्फकार अली भुट्टो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए पहले अकलीम अख्तर रानी से मिलते थे ताकि जनरल मोहम्मद याह्या खान से मुलाकात के लिए सिफारिश करवाएं। अकलीम अख्तर जनरल रानी के नाम से मशहूर थी, जो बताती हैं कि गुलाम मुस्तफा खर भी कई घंटे उनके पास बैठकर गपशप लगाते थे, उनकी लिखी हुई नज़में सुनते थे, जिनमें से एक नज़म वो भी थी जिसमें अकलीम अख्तर ने जनरल याह्या के सदर बनने की पेशगोई की थी। खैर, अकलीम अख्तर की कहानी बड़ी लंबी है, वो फिर कभी सही। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने जनरल रानी, मेरा मतलब है अकलीम अख्तर, से चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए सिफारिशात की थी। इसी तरह ज़ियाउल हक ने भी आर्मी चीफ का ओहदा हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले। यानी यहाँ एक बात तो वाज़ेह हो जाती है, कभी जमहूरियत का नारा लगाने वाले सियासतदान पहले जर्नैल शाही के हुजूर पेश होते हैं और कभी फौजी अफसरान बड़ी कमान संभालने के लिए सियासतदानों के आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। और ऐसा नहीं कि जब ये सब हो रहा होता है तो अदलिया सो रही होती है, वो तो खुली आंखों से सब देख रही होती है। चले एक वाकया आपसे शेयर करूं। भुट्टो साहब के घर में एक मुलाजिम थे, नूर मोहम्मद। वो असल में ज़ियाउल हक के मुखबिर थे। एक बार ज़ियाउल हक नूर मोहम्मद के साथ लाड़काना में भुट्टो के वालिद की कब्र पर गए और वहां जाकर खुद झाड़ू लगाते हुए नूर मोहम्मद से कहा, ये बात अपने साहब को जरूर बताना। यही नहीं, ज़ियाउल हक ने एक बार अपने रुमाल से जुल्फकार अली भुट्टो के जूते भी साफ किए, जिस पर जुल्फकार अली भुट्टो अकड़ गए और अपने पांव ऊपर करते हुए कहा, जूते ठीक से साफ करो। भुट्टो को क्या पता था कि यही ज़ियाउल हक आर्मी चीफ बनने के बाद इनके पांव तले से जमीन खींच लेंगे। खैर, जब 1977 के इंतखाबात हुए तब मुतहिदा अपोजिशन ने जुल्फकार अली भुट्टो पर धांधली का इल्जाम लगाया। अपोजिशन की तहरीक इतनी जोर पकड़ गई कि सियासी और मजहबी जमातों का इत्तेहाद बन गया, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, मुख्तसर PNA। इसी अलायंस को ज़ियाउल हक ने एज अ टूल इस्तेमाल किया। खैर, PNA की तहरीक धांधली के इल्जाम से शुरू हुई और फिर तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा बन गई। यहाँ तक के फौजी जवानों ने मुजाहिरीन पर पहली बार गोली चलाने से इनकार कर दिया। सूरत हाल ये हो गई, ब्रिगेड कमांडर्स ने मुस्ताफी होना शुरू कर दिया, यानी लोग जाने देना फर्ज समझ रहे थे और फौजी जवान जान लेना गुनाह। सूरत हाल कशीदा हो गई और मौके का फायदा उठाने लगे ज़ियाउल हक। यहाँ जुल्फकार अली भुट्टो और PNA के मुज़ाकरात शुरू हो गए और 2 मुतज़ाद बातें सुनने को मिली। मुज़ाकरात में शामिल PNA के कुछ लोगों का कहना था कि भुट्टो साहब ने हमारे सारे मुतालबात मान लिए हैं, जबकि कुछ का कहना था कि उन्होंने री इलेक्शन से इनकार कर दिया है। 4 जुलाई की रात को मुआहदा हो गया PNA की टीम का और भुट्टो साहब की टीम का मुआहदा हो गया नए इलेक्शन करवाने का।
तो जो 6 के 6 मुतालबे थे उन्होंने मंजूर कर लिए और ये सोच के किए कि बस इस बात के बाद मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। और फिर वो मुआहदा हो गया। 4 जुलाई की रात को ये एग्री हो गए। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था इस्लामाबाद में, उसमें जश्न हो रहा था। उस जश्न में ये सारे शरीक थे, हफीज़ पीरज़ादा साहब, मुमताज़ भुट्टो साहब, कौसर नियाज़ी साहब, ख़ुद भुट्टो साहब थे। तो उस रात को ये सारे अपने वहाँ से अपना पार्टी बना के 12-1 बजे जो बंदा अपने घर पे पहुँचा, जैसे ही घर पे पहुंचा तो उसके बाहर जो थे आर्मी की वो खड़ी थी, तो हर कोई अपने अपने घर में अरेस्ट होता गया और उनकी बाहर टेलीफोन की लाइनें काट दी। उस पर कौसर नियाज़ी ने किताब भी लिखी है और फिर लाइन कट गई। अच्छा, इधर से प्राइम मिनिस्टर हाउस की सारी लाइनें काट दी, लेकिन एक जो लाइन थी वो शायद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बेटी बेनज़ीर साहिबा से जो दूसरी है सनम भुट्टो, उनके कमरे की शायद वो टेलीफोन लाइन थी, वो बच गई या गलती से किसी की नज़र में नहीं आई। भुट्टो साहब वहाँ से फ़ोने कर रहे थे जिसको मुमताज़ भुट्टो साहब को, हफीज़ पीरज़ादा को, कौसर नियाज़ी को, और उसके बाद फिर वो भी लाइन कट गई। फिर ये सुबह सारे अरेस्ट हो गए, भुट्टो साहब भी अरेस्ट हो गए और इनका नाम हो गया कि ये मरी के मेहमान हैं। सुबह 5 जुलाई की 7 बजे की ख़बरें थीं और मज़े की बात है कि उन सारी ख़बरों में पहले ये ख़बरें दी गई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये कहा और उसमें ये कहा कि अब मुआहदा हो गया है, और उन्होंने कहा कि मेरी टीम जो है ये इनकी टीम के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है और हमें इनके मुतालबात मंजूर हैं। ये आधी ख़बरें सुबह 7 बजे ख़त्म हुई। इन द मीन टाइम जो लड़की ख़बरें पढ़ के सुना रही थी उसने कहा कि अभी अभी ख़बर आई है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया है और जनरल ज़ियाउल हक ने टेक ओवर कर लिया है, और बस फिर वो खबरें ख़त्म हो गई। तो भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। यहाँ एक बार फिर शुरू हुआ अदलिया का इम्तिहान और हमेशा की तरह इस बार भी अदलिया फेल हो गई। सब जजेस नजरिया जरूरत की बुनियाद पर PSO का हल्फ उठाते हैं, मां सवाए जस्टिस फखरुद्दीन के। हल्फ आर्जी लेकिन इक़्तिदार 11 साल का जनरल ज़िया ने मजहब कार्ड का खूब इस्तेमाल किया। वफाकी शरई अदालत से कानून साज इदारे का काम लिया। सब अच्छा चल रहा था, आमिर भी खुश और जजेस भी। आप पाकिस्तान मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ किताब देखें, उसके अंदर बिगिनिंग में ये दिया हुआ है और उसमें उन्होंने कहा कि मैं हलफ उठा के कहता हूं कि 90 दिन में इलेक्शन, मेरा सिर्फ मकसद इलेक्शन कराना है 90 डेज़ में, तो मैं उसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं। अब आप ये देखें कि एक आदमी हल्फिया तौर पर कह रहा है कि 90 डेज़ में मैं इलेक्शन कराऊंगा, वो उसके बाद मतलब 90 डेज़ क्या 9 साल 10 साल जो है वो गुजारता है। साथ उसको एक इस्लाम का मिल गया कि रिलीजन वाज यूज एज ए टूल अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ सोशल चेंज। मेरा कहना ये है। फेडरल शरीयत कोर्ट उन्होंने कायम की और हमारा इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 की भी अगर आप इसको देखते हैं उसमें यह है कि देयर विल बी ए इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के अंदर मुख्तलिफ उलमा होंगे, मुख्तलिफ सेक्ट्स के और जुरिस्ट होंगे, वो मुख्तलिफ क़वानीन की स्टडी करेंगे और अगर वो समझते हैं कि कोई कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है तो वो पार्लियामेंट को भेज देंगे सदर के ज़रिए से, यानी लेजिस्लेशन की पार जो है वो पार्लियामेंट ही किया है। लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर एक जो है वो उन्होंने ये शिक भी रखी, किसी लॉ को वो कहते हैं कि ये कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है तो वो अब पार्लियामेंट को कहेंगे कि 3 महीने या 6 महीने में आप इसको अमेंड कर दें। अगर वो नहीं अमेंड करती है तो इट इटसेल्फ बिकम ए लॉ। हमने जो कानून की जो है वो उसमें पढ़ा है बुनियाद, वो ये है कि कोर्टें तो इंटरप्रिटेशन करती हैं, कोर्टें लेजिस्लेशन नहीं करती। तो लेजिस्लेशन का काम तो पार्लियामेंट का ही है। तो यहाँ लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली गई और फेडरल शरीयत कोर्ट को दे दी गई कि शरीयत कोर्ट की जजमेंट मुल्क का कानून हो जाएगा। तो अब यहाँ तक कि सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट भी शरीयत कोर्ट ने ले ली, ये भी ज़ियाउल हक ने की, अपने मकासद के लिए की। अयूब खान ने और भुट्टो साहब ने 72 में जो लैंड रिफॉर्म्स की थी उनको शरीयत कोर्ट ने ये कहा कि ये खिलाफ इस्लाम है, चनांचे जो रिफॉर्म्स हुई भी थी दे वर रिवर्टेड बैक टू लैंडलॉर्ड्स। तो अब आप देखेंगे किस हद तक उसने मजहब के हथियार इस्तेमाल करते हुए जागीरदाराना सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत। फिर भुट्टो की फांसी में अदलिया ने जो किरदार अदा किया उस पर भी हमेशा सवाल उठता है और इल्जाम ज़ियाउल हक पर भी आता है, क्योंकि उन्होंने अयूब खान की तरह अपनी मर्जी के जजेस तैनात कर रखे थे। माहिर कानून हामिद खान एडवोकेट अपनी किताब
पाकिस्तान की आईनी और सियासी तारीख में लिखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने अपने बेंच में सिर्फ उन जजेस का इंतखाब किया जो भुट्टो से शदीद नफरत करते थे। इनमें ज़कीउद्दीन पाल भुट्टो के सख्त मुखालिफ थे, जबकि आफ्ताब हुसैन मौलवी मुश्ताक के अपने खास आदमी थे। बाकी 2 जजेस इखलाकी फैसले ना करने की वजह से मशहूर थे। मौलवी मुश्ताक को तो भुट्टो से कोई खास जाती अनाद और नफरत थी, जिसका फायदा ज़ियाउल हक ने उठाया। यूं लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो की सजाए मौत का फैसला सुना दिया। इस फैसले के खिलाफ अपील की समाअत 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट में होती है, जो 4 और 3 के तनासुब से हाई कोर्ट की सजा बहाल रखती है। इस बेंच में जस्टिस डॉक्टर नसीम हुसैन शाह भी शामिल थे। पीपल्स पार्टी के किसी भी कारकुन से पूछ लें, वो कहेगा कौन जस्टिस नसीम? वो बुज़दिल जस्टिस। जी हाँ, उन्होंने भुट्टो की फांसी की तौसीक की थी। एक बार जस्टिस नसीम से पूछा गया कि आपकी जाती राय तो ये थी कि भुट्टो की सजा में कमी हो सकती है और उनका केस बड़ा मजबूत था। तब उनका जवाब था, मुझे इस फैसले के बाद अफसोस रहा। भुट्टो साहब को शक का फायदा मिलना चाहिए था, कम अज कम उनकी जान तो बच जाती। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी हमारी कमजोरी थी। एक बार तो उन्होंने ये तक कह दिया कि जजेस इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरी कुर्बान कर दें। वो समझते हैं कि उनका अदालत में रहना इदारे और कौम के लिए बेहतर है। अगर मैजिक निकाल दिया और मेरी जगह कोई आ गया तो वो जो भी फौजी कहेंगे वो करता रहेगा। तो ज्यादा बेहतर है कि एक आध केस में जिसमें फौज ज्यादा इंटरेस्टेड है उसमें तो थोड़ा सी लचक दिखा दी जाए, यानी अपनी सीट बचा ली। ये दिन है 12 अक्टूबर 1999 का। कोलंबो एयरपोर्ट से PIA की परवाज कराची के लिए उड़ान भरती है। इस जहाज में पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी एहलिया के साथ मौजूद हैं। कम से कम जहाज के पायलट और मुसाफिरों के लिए और खुद अपने लिए भी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही थे, मगर गैर मामूली हुक्मनामे के मुताबिक वो इन दोनों ओहदों से हटा दिए गए थे। इस तब्दीली की खबर टेलीविजन पर अचानक नशर हुई। अब सीनियरिटी में चौथे दर्जे पर मौजूद जनरल ख्वाजा ज़ियाउद्दीन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। यही नहीं, इसके बाद एक और गैर मामूली हुक्मनामा आया कि PIA के तैयारे को पाकिस्तान के किसी भी हवाई अड्डे पर उतरने न दिया जाए। ये ऐसा फैसला था जिससे साजिश की बू आ रही थी, मगर ये तमाम साजिशें कानून के लबादे में लपेटी हुई थी। और फिर साजिश की कोक में एक और साजिश ने जन्म लिया। एक और हंगामी ऐलान हुआ और सिविल हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. Inshallah, we shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood and support your armed forces in the re-establishment of order. अब साजिशी शेर खुद पिंजरे में है, यानी नवाज शरीफ हिरासत में है। आइन, कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियां सब मुअत्तल। सिर्फ अदालतें मामूल के मुताबिक काम कर रही थी हमेशा की तरह। 13 अक्टूबर को खबरें शाया होती हैं कि नई हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज मुशर्रफ हैं। अब परवेज मुशर्रफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सईदुज़्ज़मान सदीकी से मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और नए हुकूमती ढांचे के कानूनी और आईनी पहलुओं पर मशवरे किए जाते हैं। सईदुज़्ज़मान ने इस पहली मुलाकात में उन्हें मशवरा दिया कि वो शरीफुद्दीन पीरजादा से राब्ता करें। क्या आप जानते हैं कि शरीफुद्दीन पीरजादा कौन थे? ये थे पाकिस्तान में हर फौजी आमिर की बैसाखी। जी हाँ, उन्होंने ही अयूब खान, याह्या खान, ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ को इक़्तिदार में रहने के आईनी और कानूनी रास्ते बताए। दूसरी जुबान में कहें तो चोर दरवाजे। 14 अक्टूबर को इमरजेंसी का फरमान और PCO जारी होते हैं, जिनमें जिक्र किया जाता है कि परवेज मुशर्रफ के जहाज को कराची उतरने की इजाजत नहीं दी गई। The pilot was told that he could not land anywhere in Pakistan. इसीलिए ये एक बहरानी कैफियत थी, तो ये फरमान भी नजरिए जरूरत की कड़ी बन गया। मगर थोड़ा फर्क वाजे कर दूं, पहले जितने भी मार्शल लगे उनमें मार्शल के नफाज का फरमान अज खुद बेसिस ऑफ पावर पर मबनी था, मगर इस बार इमरजेंसी यानी हंगामी हालात को जवाज बनाया गया और ये सिलसिला आज तक जारी है। आज भी एक चीफ जस्टिस मुनीर जिंदा है, अयूब का फरमान रुका नहीं और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जैसे करप्ट पॉलिटिशियन भी लगड़ बगड़ों की तरह रियासत को अपने अपने हिस्से का नोच रहे हैं। यही ट्राइका है जो मिलकर जमहूरियत का गला घोंटता है और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा कोई नहीं जानता। पाकिस्तान का खुदा हाफिज।